नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे विद्वान साथियों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर काव्य क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम उदयपुर संभाग में चित्तौड़ जिला पढ़ रहे हैं और पहले वीडियो में दोस्तों हमने चित्तौड़ का परिचय पढ़ा था। चित्तौड़ जिला दोस्तों बड़ा है ऐतिहासिक महत्व के कारण, तो 2 या 3 वीडियो के माध्यम से आपके सामने इसको हम प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम चित्तौड़ जिले के ऐतिहासिक महत्व पर चर्चा करेंगे। ठीक, चित्तौड़ इतिहास के पन्नों में बहुत सारी अपनी विशेषताओं को लेकर बैठा हुआ है। वो कौन कौन सी विशेषता हैं जो इतिहास के पन्नों में चित्तौड़ की लिखी गई हैं, उन पे हम चर्चा करते हैं। दोस्तों शुरू हो जाइए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए दोस्तों, क्योंकि हम बीच बीच में प्रश्न भी बोलेंगे। बहुत सी बातें मैं वीडियो पे लिखता नहीं हूँ लेकिन बोलता जरूर हूँ। ठीक, करें शुरू। दोस्तों जब हम चित्तौड़ की ऐतिहासिक विशेषताओं की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों हम चर्चा करते हैं चित्तौड़ के घोसुंडी बावड़ी शिलालेख की। एकदम क्लियर दोस्तों, हम सबसे पहले चर्चा करते हैं घोसुंडी शिलालेख की। क्लियर दोस्तों, आज हम चित्तौड़ के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में दोस्तों जो पहला प्रयास है, पहला टॉपिक है, वो है घोसुंडी शिलालेख। ठीक, यहाँ से आरएस तक में क्वेश्चन पूछा जाता है। 2016 का जो आरएस हुआ था दोस्तों, उसमें घोसुंडी बावड़ी शिलालेख से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, अब दोस्तों आप समझना, ये हमारा चित्तौड़ जिला, दोस्तों ये हमारा चित्तौड़ जिला। अब दोस्तों जो चित्तौड़ जिला है ना, इस चित्तौड़ जिले में साहब आपके एक गांव है और उस गांव का नाम है घोसुंडा गांव। इस चित्तौड़ जिले में एक गांव है और गांव का नाम क्या बताओगे आप? घोसुंडा गांव। एकदम क्लियर। और दोस्तों इस घोसुंडा गांव में एक बावड़ी है और उस बावड़ी का नाम है घोसुंडी बावड़ी। इस घोसुंडा गांव में एक बावड़ी है और उस बावड़ी का नाम क्या है दोस्तों? घोसुंडी बावड़ी। ठीक, और इस घोसुंडी बावड़ी के निकट दोस्तों, इस घोसुंडी बावड़ी के निकट साहब आपके एक शिलालेख लिखवाया गया था। इस घोसुंडी बावड़ी के निकट एक शिलालेख लिखवाया गया था और दोस्तों जो शिलालेख लिखवाया गया उसे इस घोसुंडी बावड़ी के नाम पर नाम दिया गया घोसुंडी बावड़ी शिलालेख। क्या नाम दिया गया भैया? घोसुंडी बावड़ी शिलालेख। एकदम क्लियर, समझना अच्छी तरह। तो प्रश्न नंबर 1 तो आपका क्या क्लियर हुआ कि जो घोसुंडी बावड़ी शिलालेख है वो किस जिले में है? चित्तौड़ जिले में। जो घोसुंडी बावड़ी शिलालेख है वो किस जिले में है? चित्तौड़ जिले में। चित्तौड़ जिले में घोसुंडा गांव, घोसुंडा गांव में घोसुंडी बावड़ी और घोसुंडी बावड़ी के निकट क्या लिखा हुआ है? घोसुंडी बावड़ी शिलालेख। फिर बात आती है कि जो घोसुंडी बावड़ी शिलालेख है इसका निर्माता कौन था? बात आती है कि घोसुंडी बावड़ी शिलालेख का निर्माता कौन था? तो दोस्तों ध्यान रखना, सर्वतात। कौन था दोस्तों? सर्वतात। क्लियर, सर्वतात को घोसुंडी बावड़ी शिलालेख का निर्माता कहा जाता है। और दोस्तों पूछा जाए कि सर्वतात किस वंश का शासक था? पूछा जाए कि सर्वतात किस वंश का शासक था, तो आप क्या बताओगे कि जो राजा सर्वतात है ना, ये गज वंश का शासक था। दोस्तों किस वंश का शासक था? गज वंश का शासक था। क्लियर। अब प्रश्न ये उठता है कि घोसुंडी बावड़ी शिलालेख का ऐतिहासिक महत्व क्या है? क्लियर। तो दोस्तों यहाँ से जो प्रश्न RAS 2016 में पूछा गया था या कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा हो, वहाँ से केवल यही की प्रश्न पूछा जाता है। वो क्या पूछा जाता है दोस्तों? ये घोसुंडी बावड़ी शिलालेख राजस्थान का प्रथम शिलालेख है। प्रश्न क्या पूछा जाता था ना जी दोस्तों, ये जो घोसुंडी बावड़ी शिलालेख है ना, ये राजस्थान का प्रथम शिलालेख है। और किस कारण प्रथम है कि घोसुंडी बावड़ी शिलालेख राजस्थान का प्रथम शिलालेख है जिसमें भागवत धर्म का उल्लेख किया गया है। किस धर्म का उल्लेख किया गया है? भागवत धर्म का। और दोस्तों किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर घोसुंडी बावड़ी शिलालेख से कोई प्रश्न पूछा गया है या पूछा जाएगा तो केवल यही पूछा जाएगा कि भागवत धर्म का, वैष्णव धर्म का, हिंदू धर्म का या ब्राह्मण धर्म का, या तो भागवत धर्म का या वैष्णव धर्म का या हिंदू धर्म का या ब्राह्मण धर्म का। तो भागवत धर्म का या वैष्णव धर्म का उल्लेख करने वाला पहला शिलालेख कौन सा है? घोसुंडी बावड़ी शिलालेख।
समझ जाओगे। भागवत धर्म का उल्लेख करने वाला पहला शिलालेख कौन सा है? गोसुंडी बावड़ी शिलालेख। और दोस्तों ये प्रश्न कब पूछा गया है? RAS 2016 में प्रश्न पूछा गया है। RS प्री में पूछा गया है कि भागवत धर्म का उल्लेख करने वाला राजस्थान का पहला शिलालेख कौन सा है? गोसुंडी बावड़ी शिलालेख। गोसुंडी बावड़ी शिलालेख किस जिले में है? चित्तौड़ जिले में। गोसुंडी बावड़ी शिलालेख का निर्माता कौन था? सर्वतात। सर्वतात किस वंश का शासक था? गजवंश का। एकदम क्लियर यहां तक? अच्छा दोस्तों, ये जो गोसुंडी बावड़ी शिलालेख है दोस्तों, इसमें एक धर्म विशेष का उल्लेख किया गया है। और पूछा जाए कि उस धर्म विशेष का नाम क्या है, तो दोस्तों गोसुंडी बावड़ी शिलालेख में 5 रात्र धर्म का उल्लेख किया गया है। तब आपके किस धर्म का उल्लेख किया गया है? 5 रात्र धर्म का। तो 5 रात्र धर्म का उल्लेख करने वाला पहला शिलालेख भी कौन सा हुआ? गोसुंडी बावड़ी शिलालेख। दो बातें दोस्तों, दो बातें। भागवत धर्म का उल्लेख करने वाला पहला शिलालेख गोसुंडी बावड़ी शिलालेख। 5 रात्र धर्म का उल्लेख करने वाला पहला शिलालेख गोसुंडी बावड़ी शिलालेख। फिर बात आती है कि 5 रात्र धर्म का अभिप्राय क्या होता है? 5 रात्र धर्म किसे कहते हैं? तो दोस्तों आप समझना, भगवान विष्णु का दोस्तों एक नाम है नारायण। क्लियर? भगवान विष्णु का एक नाम क्या है? नारायण। क्लियर? और नारायण के 5 रूप की पूजा जिस धर्म में होती है उसे क्या कहा जाता है? 5 रात्र धर्म। फिर पूछा जाए कि नारायण के 5 रूप कौन से हैं, तो पहला रूप तो है कृष्ण, दूसरा रूप है बलराम। एकदम क्लियर दोस्तों जो तीसरा रूप है उसका नाम है प्रद्युम्न। क्या नाम है दोस्तों? प्रद्युम्न। एकदम क्लियर। जो चौथा रूप है उसका नाम है सांब। क्या नाम है? सांब। पहला तो कृष्ण, दूसरा बलराम, तीसरा प्रद्युम्न, चौथा सांब। और जो 5वां रूप है उसका नाम है अनिरुद्ध। क्या नाम है? अनिरुद्ध। समझना, नारायण के 5 रूप कौन कौन से हैं? कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, सांब और अनिरुद्ध। क्लियर? और जब इन 5 रूपों की पूजा एक साथ की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? 5 रात्र धर्म। और 5 रात्र धर्म का उल्लेख करने वाला राजस्थान का पहला शिलालेख गोसुंडी बावड़ी शिलालेख। भागवत धर्म का उल्लेख करने वाला पहला शिलालेख गोसुंडी बावड़ी शिलालेख। एकदम क्लियर? अच्छा, फिर बात आती है समझना। देखो थोड़ा सा लॉजिक है। गोसुंडी बावड़ी शिलालेख का निर्माता तो कौन है? सर्वतात। सर्वतात किस वंश का है? गजवंश का। फिर बात आती है कि ये जो गोसुंडी बावड़ी है, इस गोसुंडी बावड़ी का निर्माण किसने कराया? पूछा जाए कि इस गोसुंडी बावड़ी का निर्माण किसने कराया, तो आप क्या बताओगे? श्रृंगार देवी ने। पूछा जाए कि गोसुंडी बावड़ी का निर्माण किसने कराया? श्रृंगार देवी ने। समझना अच्छी तरह, गोसुंडी बावड़ी शिलालेख का निर्माण तो किसने कराया? सर्वतात ने। किंतु गोसुंडी बावड़ी का निर्माण किसने कराया? श्रृंगार देवी ने। कैसे कराया, कब कराया, क्यों कराया, देखिए। एकदम क्लियर? समझना। अब समझना दोस्तों, मेवाड़ में एक शासक हुए थे जिनको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब जानते हैं, राणा कुंभा। मेवाड़ के शासक कौन थे दोस्तों? राणा कुंभा। एकदम क्लियर? अच्छा, राणा कुंभा के पुत्र का नाम था रायमल। जो राणा कुंभा है, इस राणा कुंभा के पुत्र का नाम क्या था? रायमल। एकदम क्लियर? और दोस्तों जब राणा कुंभा मेवाड़ के शासक बने उस समय दोस्तों मारवाड़ अर्थात जोधपुर, मारवाड़ अर्थात जोधपुर, यहाँ के शासक थे राव जोधा। कौन थे भैया? राव जोधा। एकदम क्लियर? और दोस्तों राव जोधा की जो लड़की थी, दोस्तों जो राव जोधा है इनकी जो लड़की थी, इनकी लड़की का नाम था श्रृंगार देवी। इनकी लड़की का नाम क्या था? श्रृंगार देवी। क्लियर? और राव जोधा ने श्रृंगार देवी का विवाह किससे किया था? रायमल से। किससे किया था? रायमल से। क्लियर? और दोस्तों इस विवाह के बाद चित्तौड़ में 2 काम हुए थे। इस विवाह के बाद चित्तौड़ में 2 काम हुए थे। पहला काम क्या हुआ कि विवाह के बाद श्रृंगार देवी के द्वारा चित्तौड़ के घोसुंडा गांव में, विवाह के बाद श्रृंगार देवी के द्वारा चित्तौड़ के घोसुंडा गांव में किसका निर्माण कराया गया? गोसुंडी बावड़ी का।
किसका निर्माण कराया गया भैया? घोसुंडी बावड़ी का। समझ जाओगे ना अच्छी तरह, एकदम क्लियर। तो घोसुंडी बावड़ी का निर्माण राणा कुंभा के समय हुआ। कराने वाली कौन थी? श्रृंगार देवी। फिर समझना, मेवाड़ में कौन हुए? राणा कुंभा। राणा कुंभा के पुत्र का नाम रायमल। अच्छा, मेवाड़ का मारवाड़ का शासक राव जोधा। राव जोधा की पुत्री का नाम श्रृंगार देवी। रायमल और श्रृंगार देवी का हो गया विवाह। विवाह के बाद श्रृंगार देवी ने चित्तौड़ के घोसुंडा गांव में क्या बनाई? घोसुंडी बावड़ी। और घोसुंडी बावड़ी के निकट साहब आपके क्या लिखा हुआ है? घोसुंडी बावड़ी शिलालेख, जो किसने लिखवाया था? सर्वतात ने। और घोसुंडी बावड़ी शिलालेख वैष्णव धर्म का उल्लेख करने वाला पहला शिलालेख, 5 रात्र धर्म का उल्लेख करने वाला पहला शिलालेख। 5 रात्र धर्म में नारायण के 5 रूप की पूजा होती है, कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, शाम और अनिरुद्ध। समझ जाओगे अच्छी तरह, क्लियर। अगली बार हम ना, अब दोस्तों जब रायमल का विवाह श्रृंगार देवी से हुआ तो इस विवाह के अवसर पर राणा कुंभा ने क्या किया कि चित्तौड़ दुर्ग में, रायमल का जब विवाह श्रृंगार देवी से हुआ तो राणा कुंभा ने क्या किया कि इस विवाह के अवसर पर चित्तौड़ दुर्ग में एक मंदिर बनाया और दोस्तों जैन मंदिर का निर्माण करवाया। दोस्तों साहब किसका निर्माण करवाया? जैन मंदिर का। क्लियर। रायमल का जब श्रृंगार देवी से विवाह हुआ तो राणा कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग में जैन मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक। और दोस्तों इस जैन मंदिर का निर्माण जिस जैन तीर्थंकर की स्मृति में कराया गया, इस जैन मंदिर का निर्माण जिस जैन तीर्थंकर की स्मृति में कराया गया उनका नाम था शांतिनाथ। क्या नाम था? शांतिनाथ। अर्थात राणा कुंभा ने अपनी पुत्र वधू श्रृंगार देवी से, श्रृंगार देवी के विवाह के अवसर पर चित्तौड़ दुर्ग में जैन मंदिर का निर्माण कराया और जिस जैन संत की स्मृति में कराया उस जैन संत का नाम था शांतिनाथ। एकदम क्लियर। तो स्मृति तो शांतिनाथ में, अवसर था श्रृंगार देवी से, श्रृंगार देवी का विवाह। अब इसके बाद क्या हुआ कि राणा कुंभा के द्वारा इस जैन मंदिर का नाम अपनी पुत्र वधू श्रृंगार देवी के नाम पे क्या रख दिया गया? श्रृंगार चौरी मंदिर। अर्थात राणा कुंभा के द्वारा अपनी पुत्र वधू के नाम पर इस जैन मंदिर का नाम क्या रख दिया गया? श्रृंगार चौरी मंदिर। समझ गए क्या अच्छी तरह? क्लियर। मतलब जब रायमल और श्रृंगार देवी का विवाह हुआ तो 2 काम हो गए, एक तो घोसुंडी बावड़ी बनी और एक क्या बना? श्रृंगार चौरी मंदिर। श्रृंगार चौरी मंदिर मूल रूप से जैन धर्म का मंदिर है। किसकी स्मृति में है? शांतिनाथ की स्मृति में। किसने बनाया? राणा कुंभा ने। किस अवसर पर? श्रृंगार देवी का विवाह जब रायमल से हुआ उस अवसर पर। क्लियर। अब दोस्तों जो श्रृंगार चौरी मंदिर है, इस मंदिर की विशेषता क्या है कि इस श्रृंगार चौरी मंदिर में कुल 27 सीढ़ियां हैं। कितनी सीढ़ियां हैं? 27 सीढ़ियां हैं। अथवा यूं कहें कि साहब आपके यहाँ छोटे छोटे 27 मंदिर हैं, या तो 27 सीढ़ियां हैं या छोटे छोटे 27 मंदिर है। 2 सिद्धांत हैं, या तो इस मंदिर में 27 सीढ़ियां या फिर 27 मंदिर हैं। तो 27 सीढ़ियां अथवा 27 मंदिर होने के कारण इस श्रृंगार चौरी मंदिर का नाम है सतबीस देवरी। क्या नाम है भैया? सतबीस देवरी। तो श्रृंगार चौरी मंदिर का नाम क्या हो गया? सतबीस देवरी, क्योंकि इस मंदिर में या तो 27 सीढ़ियां हैं या फिर 27 मंदिर हैं। तो 27 सीढ़ियां अथवा 27 छोटे छोटे मंदिर होने के कारण श्रृंगार चौरी मंदिर को सतबीस देवरी भी कहा जाता है। समझ गए पहली बात? एक बार फिर समझा रहा हूं दोस्तों, फिर हम आगे चलेंगे। चित्तौड़ में कौन सा शिलालेख है? घोसुंडी शिलालेख। घोसुंडी शिलालेख किस गांव में है? घोसुंडा गांव में। घोसुंडा गांव में क्या है? घोसुंडी बावड़ी। घोसुंडी बावड़ी का निर्माण किसने कराया? श्रृंगार देवी ने। और घोसुंडी बावड़ी शिलालेख का निर्माण किसने कराया? सर्वतात ने। सर्वतात किस वंश का था? गजवंश का था। क्लियर। अच्छा, वैष्णव धर्म का उल्लेख करने वाला पहला शिलालेख घोसुंडी बावड़ी शिलालेख। 5 रात्र धर्म का उल्लेख करने वाला पहला शिलालेख घोसुंडी बावड़ी शिलालेख। एकदम क्लियर। चलूं आगे, अगली बात। ठीक। मेवाड़ का शासक राणा कुंभा, मारवाड़ का राव जोधा, कुंभा के बेटे का नाम रायमल तो जोधा की बेटी का नाम श्रृंगार देवी। दोनों का हो गया विवाह। विवाह के बाद श्रृंगार देवी तो बनाएगी क्या? घोसुंडी बावड़ी। और राणा कुंभा बनाएगा जैन मंदिर। किसकी स्मृति में? शांतिनाथ की स्मृति में। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये लिखना कि शांतिनाथ कौन से तीर्थंकर थे। क्लियर। अगली बात, इस जैन मंदिर का नाम पुत्रवधू के नाम पर क्या रख दिया जाएगा? श्रृंगार चौरी मंदिर। और इस मंदिर में कितनी सीढ़ियां हैं? 27। या फिर कितने मंदिर है? 27। तो नाम क्या हो जाएगा? सतबीस देवरी। क्लियर। चलूं आगे, अगली बात। ठीक, समझना
दोस्तों जो चित्तौड़ की दूसरी विशेषता होगी वो दोस्तों होगी विजय स्तंभ की। क्लियर? जो चित्तौड़ की दूसरी विशेषता होगी वो किससे लेकर होगी दोस्तों? विजय स्तंभ से लेकर। एकदम क्लियर? फिर बात आती है कि विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो किसने कराया। बात आती है कि जो विजय स्तंभ है इस विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया, तो आपका आंसर क्या होगा? राणा कुंभा ने। जो विजय स्तंभ है इस विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? राणा कुंभा ने। अच्छा, फिर पूछा जाए कि जो विजय स्तंभ है इस विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था। पूछ लिया जाए कि जो विजय स्तंभ है इस विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था, तो दोस्तों इस विजय स्तंभ के 4 वास्तुकार थे। एक का नाम था जेता, एक का नाम था कूपा, एक का नाम जेता, एक का नाम कूपा, एक का नाम था नापा और एक का नाम था पोमा। तो जेता, कूपा, नापा, पोमा ये है विजय स्तंभ के वास्तुकार। समझ जाओगे ना? निर्माण तो किसने कराया? राणा कुंभा ने। वास्तुकार कौन थे? जेता, कूपा, नापा और पोमा। हो गए 4 वास्तुकार। ठीक। अच्छा, फिर बात आती है कि जो विजय स्तंभ है ये विजय स्तंभ किसे समर्पित है। पूछा जाए कि जो विजय स्तंभ है ये किसे समर्पित हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना, मेवाड़ के शासक एकलिंगनाथ जी के उपासक हैं। लेकिन राणा कुंभा मेवाड़ का पहला ऐसा शासक था जो एकलिंगनाथ जी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी उपासक था। समझना, मेवाड़ के शासक एकलिंगनाथ जी के उपासक हैं और राणा कुंभा मेवाड़ का पहला ऐसा शासक था जो एकलिंगनाथ जी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी उपासक था। और इसी कारण दोस्तों जो विजय स्तंभ है ये किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। जो विजय स्तंभ है ये किसे समर्पित है? भगवान विष्णु को। समझ जाओगे ना? तो दोस्तों ये जो विजय स्तंभ था ये किसे समर्पित है? भगवान विष्णु को। अब क्योंकि दोस्तों विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है, इसीलिए जो विजय स्तंभ है इसका एक उपनाम हो गया विष्णु स्तंभ। क्या नाम हो गया? विष्णु स्तंभ। क्योंकि जो विजय स्तंभ है ये भगवान विष्णु को समर्पित है और इसीलिए इसका एक नाम क्या हो गया? विष्णु स्तंभ। अब कमेंट बॉक्स में आपके आंसर दोगे कि विजय स्तंभ को विष्णु स्तंभ किसने कहा है। क्लियर? विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है तो नाम हो गया विष्णु स्तंभ। और अगर भगवान विजय स्तंभ का नाम विष्णु स्तंभ है तो विजय स्तंभ को विष्णु स्तंभ की संज्ञा किसने दी है? कौन बताएगा? आप कहाँ? कमेंट बॉक्स में। क्लियर? चलो आगे, अगली बात। अब दोस्तों चूंकि इस विजय स्तंभ के आसपास भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की प्रतिमा लगी हुई है, इस विजय स्तंभ के आसपास भगवान विष्णु के अनेक अवतारों की प्रतिमाओं को निर्मित कराया गया है, लगाया गया है। इसलिए दोस्तों साहब आपके इस विजय स्तंभ का एक नाम हो गया मूर्तियों का अजायब घर। क्या नाम हो गया? मूर्तियों का अजायब घर। समझ जाओगे अच्छी तरह। ठीक। अब फिर मेरा प्रश्न, इस विजय स्तंभ को मूर्तियों का अजायब घर किसने कहा? 2 प्रश्न। विष्णु स्तंभ किसने कहा? आप बताओगे। मूर्तियों का अजायब घर किसने कहा? आप बताओगे। एकदम क्लियर। और दोस्तों इस विजय स्तंभ का एक उपनाम और है और वो है भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। इस विजय स्तंभ का एक नाम और है और वो क्या है? भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। समझ जाओगे अच्छी तरह। तो विजय स्तंभ के दोस्तों कितने नाम हो गए? 3। कौन कौन से दोस्तों? एक तो हो गया दोस्तों साहब आपके दोस्तों एक नाम तो क्या हो गया? विष्णु स्तंभ। क्लियर? एक नाम हो गया मूर्तियों का अजायब घर और एक नाम हो गया भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। विजय स्तंभ के निर्माण राणा कुंभा ने कराया। वास्तुकार जेता, कूपा, नापा, पोमा समर्पित है भगवान विष्णु को। उपनाम है विष्णु स्तंभ, मूर्तियों का अजायब घर और भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। क्लियर? तो दोस्तों आपको ये बताना है कि विजय स्तंभ को विष्णु स्तंभ, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश और मूर्तियों का अजायब घर किसने कहा? कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर दीजिए। सबसे पहले जो आंसर देगा दोस्तों उन सबके नाम में दोस्तों अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा, अनाउंस करूंगा। क्लियर माय डियर्स? अगली बार समझना। अब दोस्तों फिर बात आती है कि अगर ये विष्णु स्तंभ है, मूर्तिकला का अजायब घर है या भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश है, तो इस विष्णु स्तंभ को विजय स्तंभ का नाम किसने दिया? फिर बात आती है कि इस विष्णु स्तंभ को सबसे पहले विजय स्तंभ का नाम किसने दिया, अर्थात वो कौन सा इतिहासकार है जिसे सबसे पहले राणा कुंभा द्वारा निर्मित इस इमारत को, इस स्मारक को विजय स्तंभ का नाम दिया। तो दोस्तों ध्यान रखना,
एक पुरातत्व शास्त्री थे और उनका नाम था डॉक्टर गर्ज। क्या नाम था? डॉक्टर गर्ज। डॉक्टर गर्ज के द्वारा ही सबसे पहले राणा कुंभा द्वारा निर्मित इस स्मारक को विजय स्तंभ का नाम दिया गया था। तो इस इमारत को जो विजय स्तंभ का नाम दिया वो किसने दिया? डॉक्टर गर्ज ने। और ये तीनों नाम किसने दिए ये आप बताओगे। एक मैंने बताया, बाकी आप बताओगे। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, फिर बात आती है कि जो विजय स्तंभ है ये विजय स्तंभ क्यों बनाया गया, इसके बनाने का कारण क्या था। तो दोस्तों ध्यान रखना, राणा कुंभा के समकालीन मालवा के शासक का नाम था महमूद खिलजी। राणा कुंभा के समकालीन मालवा के शासक का नाम था महमूद खिलजी। एकदम क्लियर। और दोस्तों राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को हराया था 1433 में। क्लियर। राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को हराया था 1433 में। और दोस्तों किस युद्ध में हराया था? सारंगपुर के युद्ध में। दोस्तों किस युद्ध में? सारंगपुर के युद्ध में राणा कुंभा ने 1437 में मालवा के महमूद खिलजी को पराजित किया था। और इस उपलक्ष्य में चित्तौड़ दुर्ग में क्या बनाया था? स्मारक। और उस स्मारक को विजय स्तंभ का नाम किसने दिया? डॉक्टर गर्ज ने। समझ गए? क्लियर। विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? राणा कुंभा ने। वास्तुकार जेता कूपा नापा पोमा समर्पित है भगवान विष्णु को। उपनाम है विष्णु स्तंभ, मूर्तियों का अजायबघर और भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। क्लियर। ये तीनों नाम किसने दिए कौन बताओगे? आप। ठीक। जो सबसे पहले बताएगा उसका नाम मैं अनाउंस करूंगा। इसे विजय स्तंभ का नाम किसने दिया? डॉक्टर गर्ज ने। क्लियर। क्यों बनाया? क्योंकि राणा कुंभा के द्वारा 1437 में मालवा के महमूद खिलजी को सारंगपुर के युद्ध में पराजित किया गया था। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों इस विजय स्तंभ की कुछ विशेषताएं बोल रहा हूं जो आप लिखना। ठीक। विजय स्तंभ राजस्थान का पहला ऐसा स्मारक है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया है। समझना। विजय स्तंभ राजस्थान का पहला ऐसा स्मारक है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया है। और पूछा जाए कि विजय स्तंभ पर डाक टिकट कब जारी किया गया है? 15 अगस्त 1949 को। विजय स्तंभ राजस्थान का पहला स्मारक है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया है। और डाक टिकट कब जारी किया गया था? 15 अगस्त 1949 को। क्लियर। अच्छा दोस्तों एक प्रश्न और लिखना, राजस्थान में सबसे पहले डाक व्यवस्था किस रियासत में आरंभ हुई? कब आरंभ हुई और किसके शासनकाल में आरंभ हुई? मेरा प्रश्न सुनना, राजस्थान में सबसे पहले डाक की व्यवस्था किस रियासत में आरंभ हुई, कब आरंभ हुई और किस शासक के शासनकाल में आरंभ हुई? क्लियर। समझ गए मेरी बात? कमेंट बॉक्स में आंसर देना। ठीक। अच्छा एक प्रश्न और लिख लो दोस्तों। ठीक। भारत में डाक व्यवस्था का जनक कहा जाता है? भारत में डाक व्यवस्था का जनक कहा जाता है। दो प्रश्न हो गए ना। एक तो आपको यह बताना है कि राजस्थान की किस रियासत में सबसे पहले डाक प्रथा आरंभ हुई। क्लियर। कब आरंभ हुई, उस समय उस रियासत का शासक कौन था, और भारत में डाक व्यवस्था का जनक कौन है? आप कमेंट बॉक्स में बताओ, फटाफट लिखो। क्लियर। और राजस्थान में सबसे पहले जिस स्मारक पर डाक टिकट जारी किया गया, विजय स्तंभ। एकदम क्लियर। अच्छा अगली बात दोस्तों, ये जो विजय स्तंभ है ना, ये विजय स्तंभ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। जो विजय स्तंभ है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। ठीक दोस्तों, जो विजय स्तंभ है यह विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। क्लियर। जो विजय स्तंभ है ये राजस्थान पुलिस का भी प्रतीक चिन्ह है। समझ गए? विजय स्तंभ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है, विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। क्लियर। और दोस्तों ध्यान रखना, ये जो विजय स्तंभ है ना, इस विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर, जो विजय स्तंभ है इस विजय स्तंभ की जो तीसरी मंजिल है, इस तीसरी मंजिल पर दोस्तों 9 बार, इस विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर 9 बार क्या लिखा हुआ है? अल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अल्लाह लिखा हुआ है। याद रखना, विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर 9 बार क्या लिखा हुआ है? अल्लाह लिखा हुआ है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है ये 9 बार अल्लाह किसने लिखवाया था और किस भाषा में लिखवाया था। ठीक। 9 बार अल्लाह
किसने लिखवाया था और किस भाषा में लिखवाया था, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, जो विजय स्तंभ है ना, ये विजय स्तंभ कुल कितने मंजिला है? 9 मंजिला। कितने मंजिला है? 9 मंजिला है। क्लियर। और किसे समर्पित है? भगवान विष्णु को। ठीक। अब दोस्तों आपको ये बताना है कि अगर विजय स्तंभ 9 मंजिला है तो विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर किसका मंदिर बना हुआ है? क्लियर। ये RAS 2008 का क्वेश्चन है। ठीक। अगर विजय स्तंभ 9 मंजिला है तो 9वीं मंजिल पर किसका मंदिर बना हुआ है, ये आपको बताना है। समझ गए मेरी बात? तो मेरे दोस्तों विजय स्तंभ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, आपको आंसर देने हैं। दोस्तों विजय स्तंभ को राजस्थान का कुतुब मीनार कहा जाता है। विजय स्तंभ को सब आपके दोस्तों राजस्थान का एट्रस्टोन कहा जाता है। कहने वाले थे जेम्स टोड, आप ध्यान रखना। एकदम क्लियर। तो हम दोस्तों 2 बातों पर चर्चा कर चुके हैं, देख लीजिए अच्छी तरह। गोसुंडी बावड़ी शिलालेख, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम मैं साइड में हट जाता हूं। ठीक दोस्तों, दूसरी बात दोस्तों, हम गोसुंडी बावड़ी शिलालेख की पूरी व्यवस्था पढ़ चुके हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, मैं आपके सामने नहीं आऊंगा। ठीक, मैं आपके साथ रहूंगा, आपको सहयोग करूंगा। विजय स्तंभ की पूरी जानकारी मैंने दे चुकी है। निर्माण कराया राणा कुंभा ने। वास्तुकार जेता कुपा नापापोमा। समर्पित है भगवान विष्णु को। उपनाम है विष्णु स्तंभ। मूर्तियों का अजायबघर और भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। किसने कहा, ये बताएंगे आप मेरे प्रिय विद्यार्थी। क्लियर। इसे विजय स्तंभ का नाम दिया डॉक्टर गर्च ने। 30वीं मंजिल पर क्या बना हुआ है? 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। ठीक। क्यों बनाया था? क्योंकि राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को हराया था 1430 में सारंगपुर के युद्ध में। क्लियर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। और दोस्तों 15 अगस्त 1949 को इस पर डाक टिकट जारी किया गया है। यह विजय स्तंभ की सामान्य जानकारी है। ठीक। अगली बात दोस्तों, अब अगर चित्तौड़ में दोस्तों हम 30 विशेषता की बात करते हैं तो सब आपके जो चित्तौड़ है दोस्तों, वहाँ है कीर्ति स्तंभ। दोस्तों जो चित्तौड़ है सब वहाँ क्या है? कीर्ति स्तंभ। ठीक। देखो दोस्तों, विजय स्तंभ अलग है और कीर्ति स्तंभ अलग है, दोनों अलग अलग हैं। हालांकि विजय का पर्यायवाची कीर्ति है, लेकिन बहुत से बच्चे कहते हैं, हमेशा उनको डाउट रहता है कि सर क्या विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ एक ही क्या? नहीं, विजय स्तंभ अलग है, कीर्ति स्तंभ अलग है। हाँ, दोनों चित्तौड़ दुर्ग में ही है, लेकिन दोनों अलग अलग है। क्लियर। अब कीर्ति स्तंभ की बात करते हैं तो दोस्तों बात है कि जो कीर्ति स्तंभ है इसका निर्माण किसने कराया? कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया? तो दोस्तों आप क्या बताओगे? एक जैन व्यापारी थे जेजाग। कौन थे? जेजाग। दोस्तों एक जैन व्यापारी थे जेजाग। जेजाग के द्वारा साहब आपके कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया गया है। ठीक। और दोस्तों पूछा जाए कि जो जेजाग है तो जेजाग के पिता का नाम क्या था? जेजाग के पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों आप क्या बताओगे? सनाय। क्लियर। क्या नाम था? सनाय। एक दोस्तों जेजाग के पिता का नाम था सनाय। सनाय के द्वारा साहब आपके क्या हुआ कि चित्तौड़ दुर्ग में आदिनाथ जैन मंदिर का निर्माण कराया गया था और उस जैन मंदिर को पूरा कराया था जेजाग ने। और उस मंदिर निर्माण की स्मृति में वहाँ एक स्मारक बनाया गया जिसे हम कीर्ति स्तंभ बोलते हैं। तो सनाय का नाम भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों जैन व्यापारी जेजाग जो कि सनाय के पुत्र हैं, उनके द्वारा साहब आपके क्या बनाया गया था? कीर्ति स्तंभ। क्लियर। और पूछा जाए कि जो कीर्ति स्तंभ है वो किसकी स्मृति में बनाया गया था? पूछा जाएगा कि जो कीर्ति स्तंभ है वो किसकी स्मृति में बनाया गया था? तो आप क्या बताओगे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे आदिनाथ। कौन थे? आदिनाथ। क्लियर। दोस्तों हम आदिनाथ को ऋषभ देव के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। दोस्तों हम आदिनाथ को कलाजी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। और दोस्तों हम आदिनाथ को केसरिया नाथ जी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं आदिनाथ, ऋषभ देव, कालाजी या केसरिया नाथ जी। क्लियर। एक ही नाम है दोस्तों। ठीक। और दोस्तों मैंने वीडियो में बताया भी था कि इनको कालाजी और केसरिया नाथ जी क्यों कहते हैं। तो हम मुद्दे पे आते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ की स्मृति में सनाय के पुत्र जेजाग के द्वारा किसका निर्माण कराया गया था? कीर्ति स्तंभ का। क्लियर। अगली बात फिर बात आती है कि जो कीर्ति स्तंभ है ये कीर्ति स्तंभ कितने मंजिला है? पूछा जाए कि जो कीर्ति स्तंभ है ये कितने मंजिला है? 7 मंजिला है। कितने मंजिला है? 7 मंजिला है। क्लियर। और दोस्तों इस कीर्ति स्तंभ के निकट साहब आपके दोस्तों जो कीर्ति स्तंभ है इस कीर्ति स्तंभ में साहब आपके क्या लिखा गया है? मेवाड़ का इतिहास। दोस्तों जो कीर्ति स्तंभ है दोस्तों इस पर क्या लिखा गया है? मेवाड़ का इतिहास। क्लियर। और दोस्तों जब इस पर मेवाड़ का इतिहास लिख दिया गया तो दोस्तों इस कीर्ति स्तंभ का नाम हो गया कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। साहब आपके जब इस पर
मेवाड़ का इतिहास लिख दिया गया तो दोस्तों इसका नाम क्या हो गया, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। समझ जाओगे ना दोस्तों, तो कीर्ति स्तंभ बोलो या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति बोलो, ये दोस्तों दोनों बात एक ही है, समझ जाओगे। अब फिर बात आती है कि जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, फिर बात आती है कि जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचनाकार कौन है। ये जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है इसके रचनाकार कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। दोस्तों देखो, आपकी डिमांड थी कि सर बहुत सारे क्वेश्चन पूछा करो, दो क्वेश्चन पूछूंगा आपका डाउट क्लियर होगा। आप क्वेश्चन को सर्च करोगे तो एक क्वेश्चन को सर्च करोगे तो आपको 5 पेज पढ़ने पड़ेंगे, मतलब आपके बहुत सारे नॉलेज डाउट क्लियर हो रही है, बढ़ रही है, ग्रोथ कर रही है। तो बार बार प्रश्न पूछूंगा। तो एक तो मेरा प्रश्न क्या है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचनाकार कौन है, बताना। क्लियर। अब दोस्तों इसी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, दोस्तों इसी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में जो राणा कुंभा है, दोस्तों इसी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में जो राणा कुंभा है, उस राणा कुंभा को कहा गया है अभिनव भट्टाचार्य। दोस्तों ध्यान रखना, जो ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, इसी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में जो राणा कुंभा है उसे क्या कहा गया है, अभिनव भट्टाचार्य। राणा कुंभा की जितनी भी उपाधियां हैं वो सभी उपाधियां था आपके कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, धीमान, राजगुरु, चाप गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, दान गुरु, रान रासो, हाल रासो, राणा कुंभा की जितनी भी उपाधियां हैं, क्लियर, वो कहाँ है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। लेकिन जो सर्व प्रमुख उपाधि है वो है अभिनव भट्टाचार्य। तो राणा कुंभा को जो अभिनव भट्टाचार्य कहा गया है वो किस में कहा गया है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कहा गया है। एकदम क्लियर। निर्माता था जेजाक, जेजाक सनाय का पुत्र था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति आदिनाथ या ऋषभ देव या कालाजी या केसरीनाथ जी की स्मृति में लिखी गई है, 7 मंजिला है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का रचनाकार कौन है, आप बताओगे। क्लियर। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में साहब आपके कुंभा को क्या कहा गया है, अभिनव भट्टाचार्य। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, मेवाड़ में साहब कौन सा वंश है, सिसोदिया वंश, और सिसोदिया वंश का साहब आपके संस्थापक कौन है, हमीर। क्लियर दोस्तों, मेवाड़ में कौन सा वंश है, सिसोदिया वंश, और सिसोदिया वंश का संस्थापक कौन है, राणा हमीर। जो सिसोदिया वंश है, इस सिसोदिया वंश का संस्थापक कौन है, राणा हमीर। क्लियर। अब दोस्तों जो राणा हमीर है ना, इस राणा हमीर के साथ आपका दोस्तों जो राणा हमीर है, इस राणा हमीर का एक नाम है विषम घाटी पंचानन। जो राणा हमीर है, इस राणा हमीर का एक नाम क्या है, विषम घाटी पंचानन। क्या नाम है भैया, विषम घाटी पंचानन। और सिसोदिया वंश के संस्थापक राणा हमीर को जो विषम घाटी पंचानन कहा गया है वो भी कहाँ कहा गया है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति बहुत काम की है ना। अच्छा, पहला काम तो क्या बता रही है वही कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कुंभा को क्या कहा गया है, अभिनव भट्टाचार्य। राणा कुंभा की जितनी भी उपाधियां हैं वो कहाँ लिखी हुई है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। सर्व प्रमुख उपाधि अभिनव भट्टाचार्य। ठीक। अच्छा दोस्तों एक प्रश्न और दे रहा हूं, राणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य क्यों कहा गया है, ये भी मुझे बताना। क्लियर। अच्छा, इसी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हमीर सिसोदिया को कहा गया है विषम घाटी पंचानन। क्या कहा गया है, विषम घाटी पंचानन। क्लियर। चलूं आगे, अगली बात। तो हम 3 बातें पढ़ ली, घोसुंडी बाउड़ शिलालेख पढ़ लिया दोस्तों साहब आपके, हमने पढ़ लिया विजय स्तंभ, हमने पढ़ लिया कीर्ति स्तंभ। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, अब हम दोस्तों पढ़ रहे हैं जो चित्तौड़ में है वो साहब आपके एक है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। दोस्तों जो चित्तौड़ है साहब वहाँ एक दुर्ग है भैंसरोडगढ़। साहब कौन सा गढ़ था यहाँ, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। साहब ये कहाँ है आपके, चित्तौड़ में। क्लियर। अब देखो दोस्तों, दुर्ग 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। शुक्र नीति के अनुसार, शुक्राचार्य के अनुसार दुर्ग 9 प्रकार के होते हैं। और उन 9 प्रकार के दुर्गों में एक दुर्ग होता है जल दुर्ग। उन 9 प्रकार के दुर्गों में एक दुर्ग कौन सा होता है, जल दुर्ग। तो दोस्तों राजस्थान में 2 जल दुर्ग हैं। राजस्थान में जो 2 जल दुर्ग हैं। क्लियर। एक तो कौन सा है, गागरोन। एक तो कौन सा है, गागरोन। और एक कौन सा है, भैंसरोडगढ़। दोस्तों रखना, राजस्थान में 2 जल दुर्ग हैं, एक तो है गागरोन और एक है भैंसरोडगढ़। ठीक। अब जो गागरोन जल दुर्ग है ये झालावाड़ में है और 2 नदियों के संगम पर है। क्लियर। एक नदी का नाम तो होगा काली सिंध। क्या नाम होगा, काली सिंध। और एक नदी का नाम होगा आहू। क्लियर। तो जो भैंसरोडगढ़ है दोस्तों साहब ये भी 2 नदियों के संगम पर स्थित हैं। एक का तो नाम है चंबल और एक का नाम है बामनी।
एक का तो नाम है चंबल और एक का नाम है बामनी। तो भैंसवाड़गढ़ कहाँ है? चित्तौड़ दुर्ग में। किस श्रेणी में आता है? जल दुर्ग की श्रेणी में। समझना मेरी बात, जो भैंसवाड़गढ़ है वो कहाँ है? चित्तौड़ में। किस श्रेणी में आता है? जल दुर्ग में। राजस्थान में कितने जल दुर्ग हैं? दो तो हैं, एक तो है गागरोन में और एक है भैंसवाड़गढ़ में। गागरोन दुर्ग दो नदियों के संगम पर है, काली सिंध और आहू। तो भैंसवाड़गढ़ भी दो नदियों के संगम पर है, चंबल और बामनी। समझ जाओगे क्या? चलो एक बार फिर समझ लो, भैंसवाड़गढ़ कहाँ आता है मेरे भैयाओं? चित्तौड़ में। अच्छा, किस श्रेणी में आता है? जल दुर्ग की श्रेणी में। राजस्थान में कितने जल दुर्ग हैं? दो, एक तो है गागरोन और एक है भैंसवाड़गढ़। क्लियर? गागरोन दो नदियों के संगम पर है, काली सिंध और आहू। तो भैंसवाड़गढ़ भी दो नदियों के संगम पर। कौन कौन सी? चंबल और बामनी। क्लियर? चलूं आगे। अच्छा, फिर बात आती है कि जो भैंसवाड़गढ़ है, बात आती है कि साहब आपके जो भैंसवाड़गढ़ है इसका निर्माता कौन है? दोस्तों इसका निर्माता कौन है? तो दोस्तों एक व्यापारी था और उस व्यापारी का नाम था भैंसा शाह। एक व्यापारी था, व्यापारी का नाम क्या था? भैंसा शाह व्यापारी। क्लियर? तो दोस्तों भैंसा शाह व्यापारी के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण कराया गया था। एकदम क्लियर? अब दोस्तों देखो, एक परंपरा है, एक सामान्य बात है कि राजस्थान में जितने भी दुर्ग हैं या तो वो किसी जागीरदार ने बनाए हैं या किसी शासक ने बनाए हैं, क्लियर, या किसी सामंत ने बनाए हैं, लेकिन व्यापारियों के द्वारा कोई दुर्ग कभी भी नहीं बनाए जाते हैं। लेकिन भैंसवाड़गढ़ राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो किसी व्यापारी के द्वारा बनाया गया है। तो व्यापारी द्वारा निर्मित दुर्ग भैंसवाड़गढ़। जल दुर्ग दो, कौन कौन से? गागरोन और भैंसवाड़गढ़। गागरोन झालावाड़, भैंसवाड़गढ़ चित्तौड़। गागरोन काली सिंध और आहू, भैंसवाड़गढ़ चंबल और बामनी। क्लियर? निर्माता भैंसा शाह व्यापारी। तो दोस्तों आपकी तीन बातें क्लियर हो गई। क्लियर? फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो, गोशुंडी बावड़ी शिलालेख क्लियर हो गया आपका दोस्तों। ठीक। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों आपके विजय स्तंभ क्लियर हो गया ना भैया? ठीक। कीर्ति स्तंभ क्लियर, और दोस्तों आपके भैंसवाड़गढ़ क्लियर। ठीक। अब दोस्तों हम बात करते हैं चित्तौड़ के तीन शाखों की। क्लियर दोस्तों? अब जो चित्तौड़ है दोस्तों, इस चित्तौड़ को जाना जाता है ऐतिहासिक तीन शाखों के लिए। दोस्तों जो चित्तौड़ है तब आपके इसे जाना जाता है ऐतिहासिक तीन शाखों के लिए। जब आपके जो चित्तौड़ है दोस्तों, इसे जाना जाता है ऐतिहासिक तीन शाखों के लिए। यहाँ कुल मिलाकर तीन शाखे हुए हैं। देखो, तीन शाखों के लिए चित्तौड़, क्लियर, और अढ़ाई शाखों के लिए जैसलमेर। सब जानते हैं। क्लियर? फिर बात आती है कि अगर चित्तौड़ में तीन शाखे हुए तो पहला शाखा कब हुआ था? 1303 में। पहला शाखा कब हुआ था? 1303 में। अच्छा, जब चित्तौड़ में पहला शाखा हुआ उस समय चित्तौड़ के शासक कौन थे? रावल रत्न सिंह। जब चित्तौड़ में पहला शाखा हुआ तो उस समय चित्तौड़ के शासक कौन थे? रावल रत्न सिंह। क्लियर? अच्छा, फिर बात आती है कि जो चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ ये किसके विरुद्ध हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध। क्लियर? किसके विरुद्ध हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध। चित्तौड़ में तीन शाखे हुए। पहला 1303 में, शासक कौन था उस समय? रावल रत्न सिंह थे, और किसके विरुद्ध हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध। ठीक। अच्छा दोस्तों, बात आती है कि साके का मतलब क्या होता है? साके का मतलब क्या होता है? तो जिस युद्ध में केसरिया हो जाए और जौहर हो जाए, जिस युद्ध में केसरिया हो जाए और जौहर हो जाए उसे क्या कहा जाता है? साका। मतलब साका वही कहलाएगा जिसमें केसरिया भी हो और जौहर भी हो। अच्छा, केसरिया का मतलब क्या होता है दोस्तों? राजपूत काल में जब युद्ध होते थे तो राजपूत सैनिक जब युद्ध लड़ने जाते थे तो केसरिया पट्टी, केसरिया तिलक या भगवा धारण करके युद्ध करने जाते थे। और जब राजपूत सैनिक लड़ते लड़ते युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देते थे तो उसे कहा जाता था केसरिया। ठीक? जब राजपूत सैनिक लड़ते लड़ते युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देते थे तो उसे क्या कहा जाता था? केसरिया। केसरिया होने के बाद राजपूत महिलाएं अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जल में कूदकर या अग्नि में कूदकर अपना जीवन समाप्त कर लेती थी। क्लियर? केसरिया होने के बाद राजपूत महिलाएं अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जल में कूदकर या अग्नि में कूदकर अपना जीवन समाप्त कर लेती थी, तो इसे कहा जाता था जौहर। क्या कहा जाता था? जौहर। और जिस युद्ध में केसरिया और जौहर दोनों हो जाए उसे कहा जाता था साका। एकदम क्लियर? समझ गए ना साके का मतलब? तो
समझना मेरी बात। तो मेवाड़ का पहला साका कब हुआ? 1303 में। किसके शासनकाल में? रत्न सिंह के शासनकाल में। किसके विरुद्ध हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध। अब दोस्तों जब मेवाड़ का पहला साका हुआ तो दोस्तों साहब आपके इसमें जो केसरिया किया, इसमें जो केसरिया किया, एक तो रत्न सिंह ने तो किया, रत्न सिंह के अलावा दोस्तों इनके 2 सेनापति भी शहीद हुए थे। एक का नाम था गोरा और एक का नाम था बादल। एक का नाम गोरा और एक का नाम बादल। एकदम क्लियर। 3rd ग्रेड 2006 में ये गोरा बादल पूछे गए हैं। क्लियर। तो मेवाड़ के पहले साके में केसरिया करने वाले गोरा बादल और रत्न सिंह। क्लियर। और बात आती है कि मेवाड़ के पहले साके में जोहर किसने किया? सब जानते हैं, पद्मावती ने। दोस्तों किसने किया था? पद्मावती ने। एकदम क्लियर। समझ जाना कि जो मेवाड़ का पहला साका हुआ, इस मेवाड़ का पहले साके का उल्लेख था। अच्छा, पहला साका अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध हुआ। केसरिया किसने किया? गोरा बादल ने। जोहर किया पद्मावती ने। केसरिया का मतलब, साका मतलब केसरिया प्लस जोहर। पहले केसरिया होगा फिर बाद में जोहर होगा। एकदम क्लियर। अच्छा, फिर बात आती है कि जो मेवाड़ का पहला साका हुआ, जो मेवाड़ का पहला साका हुआ, इस मेवाड़ के पहले साके का उल्लेख किसने किया है? मेवाड़ का जो पहला साका हुआ, इस मेवाड़ के पहले साके का उल्लेख किसने किया है? दोस्तों एक तो किया है आमिर खुसरो ने। किसने किया है? आमिर खुसरो ने। और मेवाड़ के पहले साके का उल्लेख दोस्तों किया है एक मलिक मोहम्मद जायसी ने। दोस्तों जो मेवाड़ का पहला साका है, इस मेवाड़ के पहले साके का उल्लेख किया है एक तो आमिर खुसरो ने और एक किया है मलिक मोहम्मद जायसी ने। एकदम क्लियर। फिर बात आती है दोस्तों, फिर बात आती है कि जो आमिर खुसरो हैं, दोस्तों जो आमिर खुसरो हैं, इस आमिर खुसरो ने किस ग्रंथ में, आमिर खुसरो ने किस ग्रंथ में मेवाड़ के पहले साके का उल्लेख किया? पूछा जाए कि आमिर खुसरो ने किस ग्रंथ में मेवाड़ के पहले साके का उल्लेख किया, तो दोस्तों आप क्या बताओगे? खजाइन उल फतूह में। क्लियर दोस्तों। पूछा जाए कि आमिर खुसरो ने किस ग्रंथ में मेवाड़ के पहले साके का उल्लेख किया, तो आप क्या बताओगे? खजाइन उल फतूह में। खजाइन उल फतूह ग्रंथ में साहब आपके इस साके का उल्लेख किया गया। ठीक है दोस्तों। जो खजाइन उल फतूह है ना, खजाइन उल फतूह है दोस्तों, इसका एक नाम और है। खजाइन उल फतूह का एक नाम और है। क्लियर। और पूछा जाए कि खजाइन उल फतूह को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों आप क्या बताओगे? तारीख ए अलाई। दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? तारीख ए अलाई के नाम से। तो मेवाड़ के प्रथम साके का उल्लेख करने वाला आमिर खुसरो, ठीक, उल्लेख किया है खजाइन उल फतूह में। और इस खजाइन उल फतूह का एक नाम है तारीख ए अलाई। भाषा होगी फारसी। भाषा कौन सी होगी? फारसी भाषा में किया है। ठीक। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, ये जो आमिर खुसरो है ना, इसका मूल नाम था मोहम्मद हसन। दोस्तों जो आमिर खुसरो है, इसका मूल नाम क्या था? मोहम्मद हसन। समझ जाओगे ना। आमिर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन। ठीक। और दोस्तों जो आमिर खुसरो है ना, इन्हें कहा जाता है तोताए हिंद। जो आमिर खुसरो है, इन्हें क्या कहा जाता है? तोताए हिंद। एकदम क्लियर। दोस्तों जो आमिर खुसरो हैं, इनके गुरु का नाम था निज़ामुद्दीन औलिया। दोस्तों जो आमिर खुसरो हैं, इन आमिर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? निज़ामुद्दीन औलिया। समझ जाओगे दोस्तों। जो आमिर खुसरो हैं, इनके गुरु का नाम क्या था? निज़ामुद्दीन औलिया। और दोस्तों निज़ामुद्दीन औलिया के देहांत के तुरंत बाद आमिर खुसरो का भी देहांत हो गया था। क्लियर। और जब आमिर खुसरो का देहांत हुआ तो आमिर खुसरो ने देहांत के जस्ट पहले कुछ पंक्तियां बोली थी। सुन लीजिए दोस्तों। गोरी सोवत सेज पर मुख पर डालत केस, गोरी सोवत सेज पर मुख पर डालत केस, चल खुसरो घर आपने रेन बई चहु देश। ये आमिर खुसरो की अंतिम पंक्तियां हैं दोस्तों। एक बार फिर सुन लीजिए। गोरी सोवत सेज पर मुख पर डालत केस और चल खुसरो घर आपने रेन बही चहु देश। ये खुसरो की अंतिम पंक्तियां हैं। और आमिर खुसरो और निज़ामुद्दीन औलिया का साहब आपके जो स्मारक है वो दिल्ली में बना हुआ है। अच्छा दोस्तों, निज़ामुद्दीन औलिया ने साहब आपके कहा था कि मुझे खुले आसमान के नीचे दफनाया जाए, मुझे मेरे मकबरे पर कोई स्मारक नहीं चाहिए।
दोस्तों निजामुद्दीन औलिया साहब ये भी कहा था अलाउद्दीन खिलजी से, हुजूर मेरे कुटिया में 2 दरवाजे हैं, अगर आप एक से प्रवेश करेंगे तो मैं एक से निकल जाऊंगा। निजामुद्दीन औलिया ने अलाउद्दीन खिलजी से कहा था, हुजूर मेरे कुटिया में 2 दरवाजे हैं, अगर आप एक से प्रवेश करेंगे तो एक से निकल जाऊंगा। और निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक से कहा था, हुजूर दिल्ली दूरस्थ है, अर्थात हुजूर दिल्ली अभी दूर है। दोस्तों हम कभी जब भक्ति काल पढ़ेंगे तो निजामुद्दीन औलिया को पढ़ेंगे। दोस्तों बहुत बड़े सूफी संत हुए हैं, ख्वाजा साहब के शेर, दोस्तों ख्वाजा साहब के ये शिष्य रहते थे आपके निजामुद्दीन औलिया। चर्चा करेंगे आगे जाके, ठीक। अगली बात यहां तक क्लियर। अच्छा दोस्तों अगली बात आप समझना दोस्तों, जो मेवाड़ का पहला शहंशाह का है दोस्तों, इसका सब आपके एक उल्लेख करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। दोस्तों कौन करते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, क्लियर। अब दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी ने जिस ग्रंथ में मेवाड़ के साके का उल्लेख किया है उस ग्रंथ का नाम है पद्मावत। क्या नाम है? पद्मावत। पूछा जाए कि जो पद्मावत ग्रंथ है ये किस भाषा में लिखा गया था, तो आप क्या बताओगे? अवधी भाषा में। पूछा जाए कि पद्मावत ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? अवधी भाषा में, एकदम क्लियर। अच्छा पूछा जाए कि जो पद्मावत ग्रंथ है वो किसके शासन काल में लिखा गया था? पूछा जाए कि जो पद्मावत ग्रंथ है वो किसके शासन काल में लिखा गया था, तो आप क्या बताओगे कि जो पद्मावत ग्रंथ है यह शेर शाह सूरी के शासन काल में लिखा गया था। जो पद्मावत ग्रंथ है यह शेर शाह सूरी के शासन काल में लिखा गया था, समझ जाओगे दोस्तों। और पूछा जाए कब लिखा गया था, तो दोस्तों लगभग 1539-40 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? लगभग 1539-40 में लिखा गया था, समझ जाओगे अच्छी तरह। दोस्तों एक बार थोड़ा सा फिर रिवाइज कर लो, फिर मैं आगे चलूंगा, ठीक। भैंसोड़गढ़ जलदुर्ग में, क्लियर अच्छी तरह। मेवाड़ का पहला शाखा 1303 में हुआ, रत्न सिंह के शासन काल में अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध केसरिया, गोरा बादल, जौहर, पद्मावती। उल्लेख करने वाला आमिर खुसरो और मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक। आमिर खुसरो ने उल्लेख किया है खजाइन उल फतूह में। खजाइन उल फतूह का अन्य नाम है तारीख-ए-अलाइम, क्लियर। और मोहम्मद हसन आमिर खुसरो का नाम है। आमिर खुसरो को तोता हिंद कहा जाता है, इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। आमिर खुसरो की बहुत सारी विशेषताएं दोस्तों जो हम कभी अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक। अच्छा दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी इनके गुरु थे। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ में मेवाड़ के पहले शाखे का उल्लेख किया है। पद्मावत की भाषा अवधी लिखा गया था शेर शाह सूरी के शासनकाल में। अच्छा दोस्तों जो शेर शाह सूरी है ना, इसका मूल नाम था फरीद। ध्यान दोस्तों, जो शेर शाह सूरी है, इस शेर शाह सूरी का जो रियल नेम था वो क्या था? फरीद, समझ गए दोस्तों। और इस फरीद को शेर शाह सूरी का नाम किसने दिया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, क्लियर। शेर शाह सूरी का मूल नाम था फरीद, और फरीद को शेर शाह सूरी का नाम किसने दिया था ये बताओगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के, क्लियर। अगली बात दोस्तों, हो गया पहला शाखा। अब दोस्तों हम बात करते हैं मेवाड़ के दूसरे शाखे की। दोस्तों हम बात करते हैं मेवाड़ के दूसरे शाखे की, क्लियर। फिर दोस्तों बात आती है कि जो मेवाड़ का दूसरा शाखा हुआ, मेवाड़ का जो दूसरा शाखा हुआ वो कब हुआ? मेवाड़ का जो दूसरा शाखा हुआ वो कब हुआ? तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि जो मेवाड़ का दूसरा शाखा है ना दोस्तों, आपके हुआ था विक्रमादित्य के शासनकाल में। तब कब हुआ था? विक्रमादित्य के शासनकाल में, एकदम क्लियर। और पूछा जाए कि साहब आपके जो मेवाड़ का दूसरा शाखा है ये कब हुआ? लगभग 1533-34 में। सब कब हुआ? 1533-34 में, क्लियर। और पूछा जाए कि उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? विक्रमादित्य। उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? विक्रमादित्य। अच्छा पूछा जाए कि जो मेवाड़ का दूसरा शाखा है ये किसके विरुद्ध हुआ? ये किसके विरुद्ध हुआ? तो आप क्या बताओगे कि गुजरात का शासक था। दोस्तों पूछा जाए कि ये किसके विरुद्ध हुआ, तो आप क्या बताओगे कि गुजरात का शासक था, क्लियर। दोस्तों एक गुजरात का शासक था और उस शासक का नाम था दोस्तों बहादुर शाह। दोस्तों गुजरात के शासक का नाम था और शासक का नाम क्या था? बहादुर शाह। समझ जाओगे, समझ जाना। मेवाड़ का दूसरा शाखा कब हुआ? 1533-34 में। उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? विक्रमादित्य। किसके विरुद्ध हुआ? गुजरात के बहादुर शाह के विरुद्ध हुआ, एकदम क्लियर। अच्छा फिर बात आती है कि
जब मेवाड़ का दूसरा साका हुआ तो इस मेवाड़ के दूसरे साके में केसरिया किसने किया। पूछा जाए कि जब मेवाड़ का दूसरा साका हुआ तो इस मेवाड़ के दूसरे साके में केसरिया किसने किया। एकदम क्लियर। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर पूछ लिया जाए कि मेवाड़ के दूसरे साके में केसरिया किसने किया तो आप क्या बताओगे कि केसरिया करने वाला था रावत बाघ सिंह। पूछा जाए कि केसरिया करने वाला कौन था, रावत बाघ सिंह। समझ जाओगे अच्छी तरह, अच्छी क्लियर। और पूछ लिया जाए कि जो रावत बाघ सिंह हैं, इन रावत बाघ सिंह का जो स्मारक है वो कहाँ बना हुआ है। पूछ लिया जाए कि रावत बाघ सिंह का स्मारक कहाँ बना हुआ है तो दोस्तों ध्यान रखना, चित्तौड़ दुर्ग में। दोस्तों चित्तौड़ दुर्ग में साहब आपके एक प्रवेश द्वार है और उसका नाम है पाटन पोल। क्या नाम है, पाटन पोल। या तो पाटन पोल बोल दो या पाडन पोल बोल दो। चित्तौड़ दुर्ग में पाटन पोल अथवा पाडन पोल के निकट किसका स्मारक है, रावत बाघ सिंह का। समझ जाओगे ना। एक बार फिर समझो दोस्तों अच्छी तरह। मेवाड़ का दूसरा साका कब हुआ, 1533-34 में। किसके शासनकाल में, विक्रमादित्य के शासनकाल में। अच्छा किसके विरुद्ध हुआ, गुजरात के बहादुर शाह के विरुद्ध हुआ। अच्छा दोस्तों उस समय केसरिया किसने किया था, रावत बाघ सिंह ने। रावत बाघ सिंह का स्मारक कहाँ है, चित्तौड़ दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है उसका नाम है पाटन पोल या पाडन पोल। तो पाटन पोल अथवा पाडन पोल के निकट साहब आपके दोस्तों क्या हुआ था, इनका स्मारक निर्मित किया गया है। समझ जाओगे, ठीक। फिर बात आती है कि मेवाड़ का तीसरा साका। फिर बात आती है कि जो मेवाड़ है, इस मेवाड़ का आपको जो तीसरा साका है वो कब हुआ। पूछा जाए कि जो मेवाड़ का तीसरा साका है वो कब हुआ तो आप क्या बताओगे, 1567-68 में। कब हुआ दोस्तों, 1567-68 में हुआ। एकदम क्लियर। अच्छा पूछा जाए कि उस समय मेवाड़ का शासक कौन था, राणा उदय सिंह। पूछा जाए कि उस समय मेवाड़ का शासक कौन था, राणा उदय सिंह। अच्छा पूछ लिया जाए कि जो मेवाड़ का तीसरा साका है वो किसके विरुद्ध हुआ, अकबर के विरुद्ध। साहब पूछा जाए किसके विरुद्ध हुआ, अकबर के विरुद्ध हुआ। अच्छा फिर बात आती है कि मेवाड़ के तीसरे साके में केसरिया किसने किया था। मेवाड़ के तीसरे साके में केसरिया किसने किया था, जयमल राठौड़ ने। और किसने किया था, फत्ता सिसोदिया ने। मेवाड़ के तीसरे साके में केसरिया किसने किया था, जयमल राठौड़ ने और फत्ता सिसोदिया ने। और इनके अलावा दोस्तों साहब आपके एक और व्यक्ति था आपके जैसे केसरिया किया था, नाम था कल्लाजी राठौड़। साहब क्या नाम था, कल्लाजी राठौड़। समझ जाओगे क्या भैया। मेवाड़ का तीसरा साका कब हुआ, 1567-68 में। किसके शासनकाल में, राणा उदय सिंह के शासनकाल में। किसके विरुद्ध हुआ, अकबर के विरुद्ध। केसरिया किसने किया, जयमल राठौड़, फत्ता सिसोदिया और कल्लाजी राठौड़ ने। क्लियर। दोस्तों ध्यान रखना, जो जयमल राठौड़ है ना दोस्तों, जो जयमल राठौड़ है, दोस्तों जो जयमल राठौड़ है ना, इनका जो स्मारक है ना ये भी साहब आपके चित्तौड़ दुर्ग में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है, चित्तौड़ दुर्ग में। और पूछा जाए कि जयमल राठौड़ का स्मारक चित्तौड़ दुर्ग में साहब कहाँ बना हुआ है, हनुमान पोल के निकट। जो जयमल राठौड़ है इनका स्मारक कहाँ बना हुआ है, चित्तौड़ दुर्ग में हनुमान पोल के निकट। तो पूछा जाए कि कल्लाजी राठौड़ का स्मारक कहाँ बना हुआ है, चित्तौड़ दुर्ग में भैरव पोल के निकट। कहाँ बना हुआ है, चित्तौड़ दुर्ग में भैरव पोल के निकट। समझ जाओगे। तो दोस्तों तीन बातें आप समझना, ठीक। पहली बात क्या समझोगे कि रावत बाघ सिंह का तो पाडन पोल के निकट, ठीक। ये तो हुए थे दूसरे साके में शहीद। जयमल राठौड़ का स्मारक हनुमान पोल के निकट, कल्लाजी राठौड़ का स्मारक भैरव पोल के निकट। हनुमान पोल, पाटन पोल, भैरव पोल ये चित्तौड़ दुर्ग के प्रवेश द्वार है। समझ जाओगे। रावत बाघ सिंह पाटन पोल, जयमल राठौड़ हनुमान पोल, भैरव पोल दोस्तों कल्लाजी राठौड़ भैरव पोल, ठीक। अच्छा पूछा जाए कि जब मेवाड़ का तीसरा साका हुआ तो मेवाड़ के तीसरे साके में जौहर किसने किया। पूछा जाए कि मेवाड़ के तीसरे साके में जौहर किसने किया तो दोस्तों जानना, जयमल राठौड़ की तो बहन थी, जयमल राठौड़ की तो बहन थी और फत्ता सिसोदिया की पत्नी थी और नाम था फूल कंवर। जयमल राठौड़ की तो क्या थी, बहन, और फत्ता सिसोदिया की पत्नी, नाम क्या था, फूल कंवर। इस फूल कंवर के द्वारा जौहर किया गया था मेवाड़ के तीसरे साके में। एकदम क्लियर। पहले साके में पद्मावती, दूसरे में राजपूत वीरांगनाएं थी, लेकिन किसके नेतृत्व में किया इसका उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन तीसरे में फूल कंवर के नेतृत्व में राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर किया था। समझ गए अच्छी तरह मेरी बात, ठीक। अच्छा एक बात और समझना,
ये जो मेवाड़ का तीसरा शाखा ना, ये किसके विरुद्ध हुआ था? अकबर के विरुद्ध। क्लियर? और मेवाड़ के तीसरे शाखे में इस अकबर के द्वारा एक बंदूक का उपयोग किया गया था और उस बंदूक का नाम था संग्राम। क्या नाम था? संग्राम। मेवाड़ के तीसरे शाखे में अकबर के द्वारा जिस बंदूक का उपयोग किया गया था उस बंदूक का नाम क्या था? संग्राम बंदूक। क्लियर? अच्छा, इस मेवाड़ के तीसरे शाखे में अकबर के आदेश पर 30,000 निर्दोष हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी, जो कि अकबर के जीवन पर सबसे बड़ा कलंक माना जाता है। जब मेवाड़ का तीसरा शाखा समाप्त हुआ तो अकबर जेमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया की वीरता से प्रसन्न हुआ, और जब अकबर इन दोनों की वीरता से प्रसन्न हुआ तो अकबर ने क्या किया कि जेमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया का स्मारक बनवाया। क्लियर? और पूछा जाए कि अकबर के द्वारा जेमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया का स्मारक कहाँ बनाया गया था? आगरा के लाल किले में। कहाँ बनाया गया था? आगरा के लाल किले में। क्लियर? अकबर के द्वारा जेमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया का आपके जो स्मारक है वो कहाँ बनाया गया था? आगरा के लाल किले में। अकबर ने क्या किया कि आगरा के लाल किले के प्रवेश द्वार पर हाथियों पर सवार जेमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया की प्रतिमाएं बनाई। ठीक, अब अकबर ने आगरा के निकट जेमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया की जो प्रतिमाएं बनाई थी उन प्रतिमाओं को तोड़ दिया था औरंगजेब ने। किसने तोड़ दिया था? औरंगजेब ने। फिर उन प्रतिमाओं को आगरा से बीकानेर लेकर आए थे राय सिंह, और राय सिंह के द्वारा उन्हें स्थापित कराया गया था जूनागढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार पर। समझना, अकबर ने इन दोनों की प्रतिमाएं कहां बनाई? आगरा के लाल किले में। क्लियर? इन प्रतिमाओं को किसने तोड़ दिया? औरंगजेब ने। और जब औरंगजेब ने उन प्रतिमाओं को तोड़ा तो उन प्रतिमाओं को आगरा से बीकानेर कौन लाया? राय सिंह। और कहां लगा दी? जूनागढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार पर। वर्तमान में जेमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया की घोड़े पर सवार प्रतिमाएं जूनागढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार पर स्थापित हैं। एकदम क्लियर? चलो आगे दोस्तों, अगली बात। दोस्तों एक बार सब फिर समझ लेते अच्छी तरह। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। समझना, मेवाड़ के 3 शाखे पहला कब हुआ? 1303 में। शासक का नाम रत्न सिंह। किसके विरुद्ध? अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध। क्लियर? केसरिया, गोरा बादल, जौहर, पद्मावती, और उल्लेख करने वाले आमिर खुसरो और मलिक मोहम्मद जयसी। एकदम क्लियर? अच्छा, आमिर खुसरो का नाम मोहम्मद हसन तोता हिंद और गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया। ठीक, आमिर खुसरो ने जिस किताब में उल्लेख किया खजाइनुल फतूह में, और इस किताब का अन्य नाम क्या है? तारीख-ए-अलाई। दूसरा शाखा कब हुआ? 1534 में विक्रमादित्य के शासनकाल में गुजरात के बहादुर शाह के विरुद्ध। ठीक, अच्छा दोस्तों, जब दूसरा शाखा हुआ तो दोस्तों केसरिया कौन करेंगे? देवलिया के ठाकुर रावत बाग सिंह, और इनका स्मारक बनाया गया पाड़नपोल के निकट। तीसरा शाखा 1567 में हुआ। कहाँ? चित्तौड़ में हुआ। किसके विरुद्ध हुआ? अकबर के विरुद्ध। केसरिया, जेमल राठौड़, फत्ता सिसोदिया और कल्लाजी राठौड़। फिर जेमल राठौड़ का स्मारक हनुमान पोल के निकट, कल्लाजी राठौड़ का भैरव पोल के निकट। अकबर के द्वारा इन दोनों के स्मारक बनाए गए थे आगरा के लाल किले में, जो तोड़ दिए थे औरंगजेब ने। वर्तमान में राय सिंह के द्वारा बीकानेर के जूनागढ़ के प्रवेश द्वार पर स्थापित हैं। क्लियर? और जूनागढ़ को कहा जाता है जमीन का जेवर। क्लियर? कभी चर्चा करेंगे। ठीक, अच्छा यहां तक एकदम क्लियर। मेवाड़ के तीसरे शाखे में अकबर ने जिस बंदूक का उपयोग किया था संग्राम नामक बंदूक का। क्लियर? अच्छा अगली बात करते हैं। देखो दोस्तों समझना, ठीक, राजस्थान के इतिहास में, दोस्तों राजस्थान के इतिहास में या राजस्थान में दोस्तों 2 तरह के व्यक्ति हुए हैं। राजस्थान में 2 तरह के व्यक्ति हुए हैं। क्लियर? एक तो जो देश के लिए शहीद हो जाएं। दोस्तों राजस्थान के इतिहास में 2 तरह के व्यक्ति हुए हैं। एक तो जो देश के लिए शहीद हो जाएं, मतलब अपने राजपुताने के लिए शहीद हो जाएं, और एक जो वृक्षों के लिए शहीद हो जाएं। एक तो देश के लिए शहीद हो जाए और एक किसके लिए शहीद हो जाए? वृक्षों के लिए। ठीक दोस्तों, ऐसा केवल राजस्थान में ही संभव हुए, अन्यथा कहीं संभव नहीं है। क्लियर? अब समझना, अगर आप देश की रक्षा के लिए बलिदान देते हो, समझना, महिला और पुरुषों के द्वारा देश की रक्षा और सतीत्व की रक्षा के लिए दिया गया बलिदान तो क्या कहलाता है? साका। समझना दोस्तों, महिला और पुरुषों के द्वारा देश की रक्षा और सतीत्व की रक्षा के लिए दिया गया बलिदान तो साका। ठीक, और
महिला और पुरुषों के द्वारा वृक्षों की रक्षा के लिए दिया गया बलिदान क्या कहलाता है? खडाना। क्या कहलाता है? खडाना। राजस्थान में साका भी हुआ है तो खडाना भी हुआ है। वृक्षों की रक्षा के लिए दिया गया बलिदान तो खडाना, देश की रक्षा के लिए दिया गया बलिदान साका। राजस्थान में साके भी हुए तो खडाना भी हुआ है। क्लियर? और दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान का जो पहला खडाना है ना दोस्तों, जो राजस्थान का पहला खडाना है वो हुआ था गोरा और कर्मा के नेतृत्व में। राजस्थान का जो पहला खडाना है वो हुआ था गोरा और कर्मा के नेतृत्व में। अर्थात गोरा और कर्मा पहली दो ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने वृक्षों की रक्षा के लिए बलिदान दिया था, और वृक्षों की रक्षा के लिए दिया गया बलिदान क्या कहलाएगा? खडाना। क्लियर? और दोस्तों राजस्थान का था आपके, राजस्थान का जो दूसरा खडाना हुआ दोस्तों वो हुआ था अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में। साहब किसके नेतृत्व में? अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में हुआ था राजस्थान का दूसरा खडाना। समझ जाओगे ना दोस्तों? ठीक। और दोस्तों ये दोनों हुए थे मारवाड़ रियासत में। ये दोनों कहाँ हुए थे? मारवाड़ रियासत में। क्लियर? और पूछा जाए था आपके किस तहसील में हुए थे? फलोदी तहसील में। कहाँ हुए थे? फलोदी तहसील में। क्लियर? और पूछा जाए किस गांव में हुए थे? खेजड़ली गांव में। किस गांव में हुए थे दोस्तों? दोनों ही खेजड़ली गांव में। समझ जाओगे? तो वृक्षों की रक्षा के लिए दिया गया बलिदान खडाना। और राजस्थान में पहली बार वृक्षों की रक्षा के लिए दिया गया बलिदान किसने करा था? गोरा कर्मा ने। दूसरा अमृता देवी ने। एकदम क्लियर? समझ गए ना? खेजड़ली हत्याकांड। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना खेजड़ली हत्याकांड कब हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, और खेजड़ली हत्याकांड का मुख्य आरोपी कौन था? खेजड़ली हत्याकांड कब हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, और खेजड़ली हत्याकांड का मुख्य आरोपी कौन था, ये मत बताना। और मैं आपको बता रहा हूं, अमृता देवी के द्वारा जो वृक्षों की रक्षा के लिए बलिदान दिया गया वो आगे जाकर चिपको आंदोलन की प्रेरणा बना था। क्लियर? तो अमृता देवी का बलिदान ही चिपको आंदोलन की प्रेरणा कहलाता है। और पूछा जाए कि जो चिपको आंदोलन है, पूछा जाए कि जो चिपको आंदोलन है, इस चिपको आंदोलन का प्रणेता कौन है? पूछा जाए कि जो चिपको आंदोलन है, इस चिपको आंदोलन का प्रणेता कौन है, तो आप क्या बताओगे? गोरा देवी। कौन है दोस्तों? गोरा देवी। और पूछा जाए कि चिपको आंदोलन कहाँ का है? उत्तराखंड का। साहब कहाँ का है? उत्तराखंड का है। समझ जाओगे अच्छी तरह मेरी बात? एकदम क्लियर यहाँ तक दोस्तों? अच्छा दोस्तों एक बार फटाफट आपका मैं रिवाइज कर देता हूँ दोस्तों। आज के लिए इतना ही बहुत है दोस्तों, फिर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। गोसुंडी शिलालेख कहाँ है? चित्तौड़ जिले में। एकदम क्लियर? अच्छा दोस्तों किस गांव में है? गोसुंडा गांव में। गोसुंडी बावड़ी बनाई थी श्रृंगार देवी ने, शिलालेख बनाया था सर्वतात ने। पूरी बातें एकदम क्लियर दोस्तों? स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों ताकि हम आपका आगे काम आएगा। क्लियर? मैं अच्छा दोस्तों अगली बार दोस्तों गोसुंडी बावड़ी, श्रृंगार देवी, गोसुंडी शिलालेख, सर्वतात। एकदम क्लियर? और दोस्तों श्रृंगार चौरी मंदिर, राणा कुंभा मैंने पूरा बता रखा है। ठीक? विजय स्तंभ की पूरी जानकारी आप स्क्रीनशॉट देख ले लीजिए ताकि आप बाद में भी इन चीजों को आराम से राइट डाउन कर सकें। ठीक? अगली बात कीर्ति स्तंभ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इनको अच्छे से समझ लीजिए, बहुत काम की बातें हैं दोस्तों। ठीक? भैंसरोडगढ़, जलदुर्ग, दोहे, गागरोन और भैंसरोडगढ़, काली सिंध, आहू, चंबल और बामनी। ठीक? मेवाड़ के 3 साके आप पे क्लियर हो गए दोस्तों अच्छी तरह? हाँ भरो। क्लियर? और दोस्तों साका खडाना क्या होता है, खडाना किसने किया, साका किसने किया, ये हमने क्लियर कर लिया है दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही। चित्तौड़ जिले की दोस्तों जो अन्य विशेषताएं हैं उन्हें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बताइए। आपको कोई सलाह देनी हो तो आप कमेंट में सलाह दीजिए दोस्तों। और अधिक से अधिक संख्या में दोस्तों इन वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। काव्य आपके साथ था, है और हमेशा रहेगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।